हेलो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम हिंदी साहित्य का पेपर करने वाले हैं। पेपर वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारा गद्यांश था, जिसमें पहला गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक पूछा गया था। इसे पढ़ने से ही सीधा पता चल रहा है कि इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी हुई है, इसीलिए इसका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक भारतीय संस्कृति होगा। दूसरी में धर्म के लक्षण बतलाए गए हैं, जो दूसरी लाइन में दिख रहे हैं, इसीलिए इसके सीधे सा हो जाएगा। इसके 10 लक्षण हैं। तीसरे में श्रीमद् भागवत में संपदा वालों को लक्षणों को पहला स्थान किसे दिया गया है, उसे सीधा ये भाव उभय को। तीसरे में रघुवंश कुल में किसका वर्णन है, वह रघुवंश के राजाओं का। चौथे में अनुकूल शब्द का विपर्यार्थक शब्द है, तो उसका विपर्यार्थी शब्द अनुकूल का प्रतिकूल है। ये साधारण ही क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। इसका छठा क्वेश्चन है, भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है, तो वह संस्कृति के आंतरिक अंगों पर। इसमें दा है। निम्नलिखित में पद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर, ये पद्यांश था जो कि ठीक ठाक ही है। अब इसको पढ़ने से हमें पता सीधा ही चल जाता है कि इसमें बचपन का वर्णन है, तो इसका पहले का बचपन। दूसरे में बचपन में क्या नहीं होता था, तो पुरुषार्थ और ज्ञान का मोह नहीं होता था और हम सभी निर्भीक होते थे। मनुष्य शब्द का विलोम शब्द है, मधुर शब्द का शर्करा मीठा है, ये इसके समानार्थी है। कटु इसका विलोम शब्द है, इसीलिए इसका कटु हो जाएगा सा। अब नेक्स्ट होते हैं हम। नेक्स्ट में छुआछूत किसे जानी पंक्ति का अर्थ है। इसमें इसके लिए बच्चों के लिए हुआ है, तो इसलिए बच्चे जो छुआछूत नहीं जानते, इसलिए इसमें आ होगा, तो 10वें में आ हो जाएगा हमारा। 11वें में अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना है, तो अंगूठा चूसने को सीधा ही है, अमृत के समान बना गया है, जिसमें इसके विलोम शब्द का प्रयोग किया गया था। तीसरा है आंसू शब्द का तत्सम शब्द मेरा अनुसार शायद अश्रु है, इसमें दा है। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, अब ये पेपर बड़ा है इसलिए और भी जल्दी करते हैं। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज सरल जो भाषा सरल, उसमें प्रसाद गुण होता है, जिसमें सहज ही सरल वाक्य होते हैं उनमें। दूसरा, काव्य के रसवादन में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। मैं इसमें काव्य दोष ही करके आया हूँ। गीत का छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। छंद में लघु वर्ण का चिन्ह आई होता है लघु का, और एस होता है दीर्घ का। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: अर्थालंकार, शब्दालंकार और वैलंकार। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति के अनुसार अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये बड़े क्वेश्चन है। रूपक अलंकार जहाँ उपमान और उपमेय को अभेद्य रूप से दर्शाया जाता है, वह उपमान अलंकार होता है। दूसरा क्वेश्चन है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण, तो फर्नेश्वरवाद रेणु के हमारे पाठ में दर्शाया गया है कि रात्रि आंसू आ रही थी। इसके अलावा भी इसके अन्य क्वेश्चन है, जिसमें प्रकृति के मानव के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। तीसरा, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम रेडियो है। इसमें तार भी हो सकता है, और पहले तो सभी परिवहन के साधन ही संचार के माध्यम हुआ करते थे। संचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 कारक कौन और कहाँ हैं। 5वां का है विशेष लेखन एवं सूचनाओं के स्रोत से किन्हीं 2 का नाम लिखिए, तो इसमें विज्ञप्तियाँ हैं पहला, और दूसरा मुझे याद नहीं है, तो बाद में देख लेंगे। प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया गीत लिया गया है, तो वह चंद्रगुप्त से लिया गया है, क्योंकि यह कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी, तो वहाँ से सीधा ही पता पल जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें क्वेश्चन आगे बढ़े हैं, तो और जल्दी करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अपलोड होने में बहुत ही देर लगती है, तो यारो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था, उसका नाम पारो था, हमने पता ही है। निराला कविता के क्षेत्र में किसका प्रयोग के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसका शायद मेरे अनुसार मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत ने बचपन
भारत बचपन में राम कृपा की कैसी रीति थी, तो हमें पता है उन पर उसकी विशेष कृपा थी, जिसके कारण वे उन पर जीतने पर भी हारने का ढोंग करते थे। जैसे राम से भरत में प्रमुख प्रेम था, मध्य गहन प्रेम था। कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? कविता के ये ग्रामर के हैं, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको बताना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए इसे लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए नहीं बता सकते इनको। तीसरा है 11वां है, इसमें प्रारंभ होता है कहानी का, मध्य होता है और समापन होता है। 12वें में नाटककार नाटक लिखते समय समयबद्धता का ध्यान रखता है। रेडियो के लिए अब बड़े क्वेश्चन है, रेडियो के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो रेडियो के लिए हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में 12 से 13 शब्द होने चाहिए और वाक्य आम बोलचाल के पास होने चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विशेष लेखन में किस रूप में किस प्रकार? इसमें विशेष वर्तनी का प्रयोग होता है 5वें में, तथा इसमें एक विशेष तकनीक का भी प्रयोग होता है। छठा, तुम गांव छोड़कर मत जाओ संवादिया कहानी में प्रयुक्त इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। छठे क्वेश्चन में संवादिया हरगोविंद जी अपने में ये बड़ी बुढ़िया से कहते हैं कि आप गांव छोड़कर मत जाओ, क्योंकि इसमें उनके गांव की बेइज्जती थी, तथा साथ ही वे बड़ी बुढ़िया को अपनी माँ के समान मानते थे, जिस कारण वे उनको छोड़ने से मना कर रहे थे। यही इस पंक्ति में निहित भाव है। 7 4 हाथ लघुकथा में मालिक मजदूरों के अतिरिक्त हाथ लगवाने से क्या क्या प्रयत्न करता है? तो पहले वो वैज्ञानिकों को रखता है और डॉक्टरों को मोटी तनख्वाह पर रखकर पहले उनके हाथ लगाने की कोशिश करता है, फिर लोहे के तथा फिर लकड़ी का हाथ लगवाता है। अंत में मजदूर मर जाते हैं, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए मजदूरों की तनख्वाह को आधी कर देता है तथा संख्या को दुगनी कर देता है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की साहित्यिक परिचय में पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर के बस्ती गांव में 1883 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुख में जीवन है। इन्हें इतिहास दिवाकर कहा जाता है। मर्यादा आदि पत्रिकाओं में इनके लेखन छपे हुए हैं। 9वां दिशा कविता मूलतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जो कि बनारस केदारनाथ द्वारा रचित है। अगला है 10वां क्वेश्चन, माँ सरस्वती का बखान असमर्थ कवि क्यों है? केशवदास जी कहते हैं कि माँ सरस्वती का कवि बखान नहीं कर सकते, क्योंकि 3 मुख ब्रह्मा, 4 मुख शिव और 5 मुख कार्तिकेय उनकी बखान नहीं कर पाए, तो 1 मुख वाले कवि उनकी बखान क्या करेंगे? सचदान, निधन, वात्सायन, अज्ञे और विद्यापति, इनमें मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए इनका अगले वीडियो में देखेंगे। तो 12वां क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी में पाठ के आधार बताइए कि मूल्य में, क्योंकि एक दिन सुभागी भैरव की पत्नी सूरदास झोपड़ी में पिटाई से बचने के लिए घुस जाती है, जिस पर वे घुस जाने पर ये बात अफवाह उड़ जाती है मोहल्ले में कि सूरदास सुभागु की पत्नी पर डोरी डालता है, जिससे कि सूरदास की सभी जगह पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो जाती है। दादा से भूपदादा ने क्यों मना किया? क्योंकि इसलिए मना कर कहा 13वें क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर हमें हमारे खेत हैं तथा हमारा झरना एवं बैल हैं, इसलिए हम यहाँ पर सुखी हैं और हम यहीं पर खुश हैं, इसलिए हम नीचे नहीं जाना चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े और भी लॉन्ग हो जाएंगे अगले क्वेश्चन। खूब खाओ और खूब मालवा खाओ, उजाड़ू सभ्यता का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें लेखक ने वर्षा के माने रखते हुए इस पंक्ति का उपयोग किया है, क्योंकि इसमें उस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर गेहूं तथा चने की अच्छी फसल हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर अधिक अन्न उत्पन्न होने के कारण लेखक ने खूब मनाओ दशहरा दिवाली पंक्ति का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, आरोहण कहानी में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो शेखर और दूसरे उसके साथी वहाँ जाते हैं, तो उन्हें रास्ते में विभिन्न घोड़े की सवारी करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ वे लोग विभिन्न उपयोग भी करते हैं। रास्ते में उन्हें गीत गाती हुई एक पर्वतीय लड़की भी मिलती है,